हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेके पीएससी का इन्वायरमेंट साइंस का पेपर हुआ था 2016 में। उसको हम बेसिकली सोल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे उस टाइम, क्या आंसर रहेंगे और किस तरह के कंसेप्ट हमें तैयार करने हैं। तो यहाँ से एक आइडिया हमें लग जाएगा, तो बहुत आराम से सुनना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, तो आराम से देखना है। इससे पहले कि इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जेके पीएससी सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस के लिए हमने बैच लॉन्च किया हुआ है। इसकी लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो स्टूडेंट लाइव नहीं देख सकता वो रिकॉर्डेड जितना बैच क्लासेस हुई है वो भी मिलेगा। और लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाता है तो कोई इश्यू नहीं है, वो बाद में रिकॉर्डेड भी रहता है। जब तक आपकी वैलिडिटी है आप रिकॉर्डेड बैच भी वो देख सकते हैं। और कहां पे आपको ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अपनी मोबाइल ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप का नाम है SWMG, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें बेसिकली आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हो 11 AM to 4:30 PM वर्किंग डेज में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आपको बैनर दिखेगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस पे 25% ऑफ चल ही रहा है फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका फीस रहेगा। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो 2016 में क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच लेयर ओजोन इज प्रेजेंट, कि ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, जिसको हम बेसिकली ओजोन लेयर की बात करते हैं। तो आपको पता है ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बात करते हैं। और इसमें स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फेयर में है। आपको पता है लगभग 90% जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। और ये हमारे लिए गुड ओजोन है, बेसिकली दिस इज गुड ओजोन, क्योंकि ये यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो दिस इज गुड ओजोन। और आपको ये भी ध्यान रखना है, लगभग 10% जो ओजोन है बेसिकली वो कहां पे है, वो ट्रोपोस्फेयर में है। और दिस इज बैड ओजोन, ये बैड ओजोन है। क्यों है बैड ओजोन आपको पता है, बिकॉज दिस इज एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। आपसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मुझे आंसर करिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, और ये बेसिकली लगभग 10% है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, एज ए ग्रीन हाउस गैस काम करता है। दिस इज बैड ओजोन, तो इसका राइट आंसर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट गैसियस सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। यहाँ पे आपको बेसिकली क्रोमेटोग्राफी दी हुई है। यहाँ पे HPLC, TLC, PC और GC के बारे में बात भी, चारों के बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस गैस क्रोमेटोग्राफी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गैसियस सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। चलो हम इन सभी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम HPLC की बात करें, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया नेट के एग्जाम में, HPLC क्या है। तो दिस इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। तो HPLC इज ए टेक्निक टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इनटू देयर कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर कंपोजिशन। दिस इन्वॉल्व ए स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज। इसमें एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें GC के बारे में, गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज ए कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग कंपाउंड दैट कैन बी वेपराइज्ड विदाउट डिकम्पोजिशन। जो बिना डिकम्पोजिशन के वेपराइज्ड हो जाते हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है ना, द गैसियस कंपाउंड बीइंग एनालाइज, यही है ना, गैसियस कंपाउंड को हम एनालाइज कर सकते हैं। द गैसियस कंपाउंड बीइंग एनालाइज इन इंटरैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द कॉलम विच इज कोटेड विद द स्टेशनरी फेज। तो इसका राइट आंसर हमने यही देखा है। और भी बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एक था TLC। तो TLC क्या है, बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये। तो TLC इज ए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर यूजिंग थिन स्टेशनरी फेज सपोर्टेड बाय ए इनर्ट बैकिंग। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक है PC, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, कैन बी यूज्ड टू एनालाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस through various techniques that differ in stationary and mobile phase used in the solvent application method. It is simple, inexpensive analytical tool, PC
पेपर क्रोमेटोग्राफी। और एक है SEC, ये आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी से ध्यान रखना। SEC, दिस इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और जेल permeation chromatography is a chromatography technique in which a column with porous bits are used to retain particle smaller than the pore size while rapidly eluting particle larger than the pores, यानी कि ये साइज के अकॉर्डिंग हम बेसिकली इनको फिल्टर करते हैं। तो दिस इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन आपसे आगे अभी मिलेगा हमें, तो ये आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में ध्यान रखना है। बाकी हम बहुत डिटेल में भी इनके बारे में बात करते हैं बेसिक से लेके, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। आगे थर्ड क्वेश्चन है स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड कॉजेज। अगर हम पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं तो किस चीज का कारण है, कॉज है। ये कह रहा है ओनली सॉइल पॉल्यूशन, ओनली एयर पॉल्यूशन, ओनली वाटर पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जहां ओनली वाला और एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस ऑप्शंस आते हैं वो कभी बेसिकली ठीक होते नहीं है जनरली, और इसमें ऑल ऑफ द अबव ही आएगा, क्योंकि अगर हम बेसिकली बात करते हैं अगर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं हम तो सोइल में तो सीधा दिख रहा है पॉल्यूशन होगा अगर हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, और सोइल से कहीं कहीं वो एग्रीकल्चर रन ऑफ होगी, वाटर में जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन भी है। लेकिन आपको कहीं एयर पॉल्यूशन डाउट में ला सकता था, लेकिन ये डाउट वाली बात नहीं है क्योंकि वेपोराइज होते हैं तो वो एयर में भी जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, और इसका मैंने नोट भी लिख दिया है कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है बेसिकली, पेस्टिसाइड कॉज एयर पोल्यूशन, दे इमिट हैजार्डियस एयर पोल्यूटेंट एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रॉब्लम। एयर का पोल्यूशन भी करते हैं। दे कैन एक्यूट इफेक्ट which last for a few days or weeks, और as well as a chronic consequence which lasts for a year or month following exposure। आपसे एक्यूट और क्रोनिक कॉन्सिक्यूज के बारे में भी डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज सीरियस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज की बात कर रहा है, तो किस तरह से किससे हो सकता है, तो फ्लोराइड की वजह से जो फ्लोरोसिस डिजीज होती है उससे होगा, तो ये तो स्केलेटन की बात आती है तो फ्लोराइड का आंसर आना ही जायज है बिल्कुल। और लेड से नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता है। और कई तरह की वाटर बोर्न डिजीज भी हम यहाँ बात करते हैं, आपको पता है। तो मीनामाटा डिजीज है वो मरकरी से होता है, इटाई है कैडमियम से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर नाइट्रेट की है तो उससे होता है। तो ये बेसिकली अगर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज की बात करें तो फ्लोराइड इज द राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच टाइप क्रोमेटोग्राफी मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड। साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था, तो वहां साइज एक्सक्लूजन की बात की थी। अकॉर्डिंग टू साइज तो क्या होगा, साइज एक्सक्लूजन होगा, तो ये राइट आंसर है। अभी बताया था ना, देखो अभी मैं आपको शो करवाता हूं। अभी क्रोमेटोग्राफी में देखो ये SEC साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में हमने बात की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। उसके बाद हमें सारा पढ़ना है आयन एक्सचेंज वगैरह, क्योंकि चार्ज के थ्रू पार्टिकल के चार्ज है उससे एक्सचेंज होना, ये सब बात करेंगे। आगे है गुल ए बनसफा या वियोला ओजोटा कल्टिवेटेड इन कश्मीर इज यूज फॉर। ये किस लिए यूज किया जाता है अजय, तो आपको पता है, ये तो बहुत पता होगा आपको, कफ एंड कोल्ड के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ही होगा, कफ एंड कोल्ड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे इन एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर द टॉप या टर्सरी कंज्यूमर्स आर। देखो पिरामिड वाले आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बात करते हैं हम, जब हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो पिरामिड के बारे में हमें बात करना होता है नंबर के आधार पे। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो अपराइट पिरामिड है वो हर सिचुएशन में अपराइट ही बनेगा, कौन सा पिरामिड है वो हर सिचुएशन में अपराइट ही बनेगा, सीधा बनेगा, कहां पे किसका पिरामिड ऑलवेज अपराइट बनता है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। यहां पे जब ये पूछा है ना अपराइट पिरामिड ऑफ ए नंबर द टॉप कंज्यूमर आर, अगर इन टॉप कंज्यूमर की बात करें तो ये ग्रास का अगर इकोसिस्टम है बेसिकली दिख रहा है ना, ग्रास होगा, ग्रास ऑफर, रैबिट, बटरफ्लाई। तो इसमें अगर सबसे टॉप का बात करें तो हॉक्स है, इसमें तो कोई आपको इश्यू ही नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये ग्रास का इकोसिस्टम है बेसिकली। अब मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूं। pyramid of number, they show the relationship between producer, herbivorous and carnivorous at successive trophic level in terms of their number. Grassland ecosystem, in a grassland the producer which are mainly grasses are always maximum in number,
दिस नंबर देन शो ए डिक्रीज टुवर्ड अपेक्स, क्योंकि ग्रास का नंबर तो सबसे ज्यादा होगा, बहुत सारी ग्रासेस होंगी, तो नंबर देन शोज अ डिक्रीज टुवर्ड अपेक्स एज द प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोरस लाइक रैबिट्स है, माइस है, एक्सेट्रा आर लेसर इन नंबर देन द ग्रास, पता है ग्रास से तो कम ही होंगे। द सेकेंडरी कंज्यूमर सच एज स्नेक एंड लिजार्ड आर लेसर देन द रैबिट्स एंड माइस, and finally the top tertiary consumer is hawks or other birds are least in number, thus the pyramid become upright। ठीक है, क्योंकि लिस्ट होता जाएगा, जो प्रोड्यूसर है उसका साइज बड़ा है और प्राइमरी कंज्यूमर का साइज थोड़ा छोटा है, फिर सेकेंडरी का और छोटा है और टर्सरी का और साइज छोटा है, तो यहाँ पे यूं देखिए ये अपराइट सीधा बन गया कि नहीं बन गया, तो ये अपराइट बन गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर किसका है, क्या है इसका, हाक हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे है इन एन एडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल, जहां पे बेसिकली सॉइल इन्वॉल्व होती है, एडेफिक सब यूज करते हैं। द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली हम बात करते हैं ना कि बहुत सारे, जैसे लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 16 न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जो कुछ उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जिनकी अमाउंट के बेसिस पे किन की अमाउंट ज्यादा चाहिए, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली। तो आपसे इनमें ये पूछा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, तो आपको सीधा दिख रहा होगा यहाँ पे नाइट्रोजन है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली। ठीक है, मैक्रो नाइट्रोजन। तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कौन से मैक्रो और कौन से माइक्रो, बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ए न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग इज द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ organic and inorganic matter back into the production of living matter. Edaphic nutrient cycle are the one in which there is a involvement of soil in the cycling of nutrients। जहां पे एडेफिक शब्द यूज कहां करते हैं, जहां पे सोइल का इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एटलीस्ट 16 प्लांट फूड एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। ये जो 16 है वो एसेंशियल एलिमेंट्स है बेसिकली। In the absence of any one of these, a plant fails to complete its normal cycle, though the disorder cause can be corrected by adding these elements, या that element जिसका कमी हो वो ऐड कर देंगे। तो ये 16 एलिमेंट कौन कौन से हैं जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये 16 में ये मैक्रो है बेसिकली। कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही ऑप्शन में था, ये मैक्रो है। फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन 16। और जो बाकी बचा है माइक्रो में, और माइक्रो की रेंज क्या है बेसिकली 0.1 to 200 ppm, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन 0.02% ऑफ ड्राई वेट। आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो किसको बोलोगे, तो अमाउंट कितना है 0.02%, लेस देन 0.02% ऑफ ड्राई वेट। और इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन सा है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन है और क्लोराइड है। दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, याद रखना है। और ये ऊपर वाले थे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। तो टोटल कितना हो गया, ये 16 न्यूट्रिएंट्स है जो एसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसीलिए मैक्रो में हमने नाइट्रोजन का राइट आंसर किया, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है फिक्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड बिल्ड अप द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर। तो आपको पता है बेसिकली ये एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सन एनर्जी का यूज होता है, और उसके बाद C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है। और जब इस तरह का फिक्सेशन होता है लाइट का, यानी कि अपने आप से बेसिकली ये फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे ग्रीन प्लांट्स है, तो दीज आर ऑटोट्रोपस। क्या होगा, ऑटोट्रोपस, ये होगा ऑटोट्रोपस इज द राइट आंसर। और हीट्रो होता है जो बेसिकली डिपेंड होता है, जैसे एनिमल्स है वो हीट्रोट्रोपस है ना, जो कंज्यूमर्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे फिक्सेशन लाइट का खुद कर रहे हैं ग्रीन प्लांट, तो दीज आर ऑटोट्रोपस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। इन वाटर बॉडी दिस स्विमिंग एनिमल विद फीड ऑन प्लैंक्टॉन्स आर कॉल्ड एज। बेसिकली ये स्विमिंग है, स्विम करना जानते हैं, और जब स्विमिंग एनिमल्स है बेसिकली, यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो सकता है वो बेंथोस और नेक्टोन्स में हो सकता है, लेकिन जहां पे स्विमिंग एनिमल की बात आ गई तो नेक्टोन्स होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, नेक्टोन्स है। और बेंथोस तो नीचे बेसिकली बॉटम पे रहते हैं, ये स्विमिंग एनिमल्स में नहीं आते, तो इसका राइट आंसर नेक्टोन होगा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो, नेक्टोन ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच हैव द एबिलिटी टू स्विम इंडिपेंडेंटली ऑफ ओशियन करंट। बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर दोज विच लिव ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है ना,
many benthic organism live off detritus that drop from the nectons. बेसिकली जो ऊपर से डिकम्पोजिशन के लिए जो रहते हैं, जो ऊपर से नेक्टोन्स का जो आता है ना, डिकम्पोजिशन के लिए मैटर आता है, उसको डिकम्पोज करते हैं बेसिकली बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन के बारे में फिर ये एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा है? नेक्टोन है। और बेंथोस बेसिकली कहां रहता है? बॉटम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द एटमॉस्फेरिक लेयर विच ऑब्जर्व यूवी रेडिएशन ऑफ सन। अब देखिए ये कितना बेसिक क्वेश्चन है। एक पहला आपने क्वेश्चन देखा कि ऐसे पूछ लिया कि ओजोन लेयर कहां पे है, तो हमने बात की थी स्ट्रेटोस्फेयर में है। अब ये पूछ लिया कि हमने वहां भी एक्सप्लेन किया था कि गुड ओजोन है क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो यही बात होगी। द फॉलोइंग इज द एटमॉस्फेरिक लेयर विच एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन ऑफ द सन, स्ट्रेटोस्फेरिक, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, गुड ओजोन है, सीधा सी बात है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ यूवी रेडिएशन हम कितनी तरह के पढ़ते हैं और कौन सी यूवी बेसिकली ग्राउंड पे सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू प्योर ऑक्सीजन इन ए मोटर व्हीकल इज। यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड को प्योर ऑक्सीजन में बदलता है मोटर व्हीकल में, ये बेसिकली क्या होता है? अगर देखो इसका, ये एक बार राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जैसी गैस होते हैं उसको गुड में बदलने के लिए किस चीज का यूज होता है, तो वहां पे ऑप्शन था कैटालिटिक कन्वर्टर। बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर वहां पे ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस, कार्बोरेटर तो बेसिकली जो डीजल बेसिकली इंजन होता है उसको पंप करने के लिए, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई बेसिकली वो नहीं है, सिंपल फिल्टर नहीं होगा। यहाँ पे जो थर्मो रिएक्टर है बेसिकली ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो थर्मो रिएक्टर इज द बेस्ट ऑप्शन। थर्मो रिएक्टर यहाँ पे आंसर जाना चाहिए। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द प्योर ऑक्सीजन इन मोटर व्हीकल्स। अभी आप देखते हो कि गाड़ियों में पहले बैठते थे तो हमें वोमिटिंग ये शुरू वो अलग सी स्मेल आती थी, अब वो बहुत कम है। तो अगर बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट जो हम बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं उसको, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं दीज आर थर्मो रिएक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय। अगर जो हम बात करते हैं ना, जब हम ट्रांसपैरेशन की बात करते हैं कि जो वाटर का लॉस होता है, बेसिकली स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, गार्ड सेल्स की बात करते हैं, है ना। तो आपका पूछा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, तो टेम्परेचर, विंड वगैरह से रेगुलेटेड होगा। विंड क्या होता है? हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। यहाँ कंफ्यूजन है, जब एयर हॉरिजेंटल मूवमेंट में आता है तो विंड होता है, और जब विंड चलेगी तो स्टोमेटा बेसिकली उसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि जब ज्यादा विंड चलेगी बेसिकली तो क्या होगा? ट्रांसपैरेशन ज्यादा बढ़ेगा, तो क्योंकि विंड भाके ले जाएगी, ट्रांसपैरेशन ज्यादा यानी कि वाटर लॉस बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा? वो जो गार्ड सेल है वो फ्लिसिड हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? वो क्लोज हो जाएगा बेसिकली जो स्टोमेटा था, तो इसको रेगुलेट कर रहा है। तो विंड यहाँ पे इज द राइट आंसर होगा। विंड यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूं, थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। ए पेयर ऑफ गार्ड सेल सराउंडेड ईच स्टोमा एंड दिस सेल कंट्रोल द, बेसिकली अगर डायरेक्ट ऑप्शन आता गार्ड सेल तो हम कर देते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रेगुलेट कौन कर रहा है? टेम्परेचर और उनके बारे में, विंड और एयर के बारे में पूछ लिया। तो ए पेयर ऑफ गार्ड सेल सराउंड ईच स्टोमा, दिस सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा pore between them. Guard cell regulate these opening and closing in response to a wide variety of environmental signs such as daylight, day night का जो रिदम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवेलेबिलिटी है और टेम्परेचर है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इन द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर और विंड, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, द गार्ड सेल लॉस वाटर एंड बिकम फ्लैसिड क्लोजिंग द स्टोमेटा, है ना, विंड से। इन एडिशन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे विंड का जिक्र हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा तो वाटर लॉस होगा, तो उससे क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर विंड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द प्लांट विच ग्रो बेस्ट इन सनलाइट आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट जो सनलाइट के अंदर सही से ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये हम सारे ही कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दीज आर हेलियोफाइट्स। इन प्लांट्स को क्या कहेंगे? हम हेलियोफाइट्स कहेंगे। जो प्लांट है
वो बेस्ट ग्रो करते हैं सनलाइट में, उनको क्या बोलेंगे, हम हेलियोफाइट्स बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसको चलो हम डिस्कस करते हैं, और बहुत सारी टर्म्स हम बेसिकली यूज करते हैं। ये देखिए, ये सारी टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। द सन लविंग प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज हेलियोफाइट्स, जिसका आंसर तो हमें मिल ही गया। और हम बात करते हैं एपीफाइट्स, है ना, और फेनेरोफाइट्स और केम्योफाइट्स, हेमिक्रायोफाइट्स और थेरोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स और जियोफाइट्स, हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। ये भी आपको टर्म्स देखनी है, आराम से सुनना क्या क्या टर्म्स है। एपीफाइट्स की बात करें, एपी मतलब एक तरह से ऊपर हो गया, अपन हो गया, अबो हो गया, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, तो ग्रो ऑन और अटैच टू अदर लिविंग प्लांट। तो एपी मतलब अपन हो गया, अबो हो गया, और फाइटोन होता है प्लांट। तो ग्रो ऑन और अटैच टू द अदर लिविंग प्लांट, दीज आर कॉल्ड एपीफाइट्स। और है फेनेरोफाइट्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्राउंड लेवल की बात पे ध्यान फोकस करना है। केमियोफाइट्स और फेनेरोफाइट्स में देखियो, फेनेरोफाइट ग्रोथ पॉइंट इन अनफेवरेबल सीजन एटलीस्ट सब देखिए, एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर अबो ग्राउंड लेवल, है ना, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए ग्राउंड लेवल से, है ना। ऑफन ऑन स्टेम जैसे ट्री बुशेस है, ये हो गया। यानी फेनेरो का मतलब होता है विजिबल। तो याद रखना, ग्रोथ पॉइंट इन अनफेवरेबल सीजन एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर अबो ग्राउंड लेवल, दीज आर फेनेरोफाइट्स। अब केमियोफाइट्स देखोगे आप, देखिए ग्रोथ पॉइंट इन एन अनफेवरेबल सीजन अप टू है, ये अप टू है, यहाँ पे एटलीस्ट है, ऊपर वाले में देखिए यहाँ अप टू अबाउट 50 सेंटीमीटर अबो ग्राउंड लेवल, यानी कि ये अप टू ही होगा, वो एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम फेनेरोफाइट्स, उससे ऊपर हो जाए, लेकिन केमियोफाइट्स अप टू 50 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। और क्योंकि जो केमी का मतलब होता है क्लोज टू द ग्राउंड, ये ज्यादा क्लोज होंगे ग्राउंड के, अगर बात करें कंपैरेटिवली फेनेरोफाइट्स के, तो ये ध्यान रखना है। और हेमी क्रिप्टोफाइट्स क्या होंगे, ग्रोथ पॉइंट इन अनफेवरेबल सीजन अबो और जस्ट बिलो द ग्राउंड, या तो अबो या फिर जस्ट बिलो द ग्राउंड। हेमी मतलब हाफ हो गया, आधा, ऊपर या नीचे, ऐसा है ना। और क्रिप्टो मतलब हिडन, आधा छुपा हुआ, यानी कि सीधा लिखा हुआ ना, ग्रोथ पॉइंट इन अनफेवरेबल सीजन अबो और जस्ट बिलो द ग्राउंड। तो हेमी शब्द है, हेमी मतलब हाफ, और क्रिप्टो मतलब हिडन, तो हेमी क्रिप्टोफाइट्स। याद रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना, और थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करोगे तो परमानेंट चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से याद हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजिंग शब्द है, वर्ड्स ऐसे कंफ्यूजिंग है, तो परेशान नहीं होना है। और थेरोफाइट्स है एसिड, यानी कि बेसिकली सीड में बदल जाता है, बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है, तो दीज आर थेरोफाइट्स, ठीक है। और क्रिप्टोफाइट्स और जियोफाइट्स होगा, वो कौन सा होगा, ग्रोथ पॉइंट इन अनफेवरेबल सीजन बिलो ग्राउंड लेवल। देखिए ये तो बिल्कुल बिलो ग्राउंड लेवल हो गया, क्योंकि जियोफाइट्स भी है, जियो मतलब अर्थ, या फिर क्रिप्टोफाइट्स है, बेसिकली क्रिप्टो मतलब बिल्कुल हिडन हो गया, यानी कि बिलो ग्राउंड लेवल है। और हेलोफाइट्स ग्रोथ पॉइंट बिलो वाटर, फ्लावरिंग पार्ट अबो वाटर, देखिए, है ना। जैसे कि हेलोज का मतलब है मास, दलदल जैसे होता है, ठीक है ना, मार्सलैंड जो बोलते हैं, तो दीज आर हेलोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स है, वो वाटर प्लांट्स हो गया, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया। तो इन सारे शब्दों को देखना है। और जो सन लविंग था वो कौन सा था, हेलियोफाइट्स था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखना। चलो, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, एक आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, मैं यही कंसेप्ट बता देता हूं, दैट इज एसडीपी, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट। ये क्या होता है शॉर्ट डे प्लांट, आर दोज दैट फ्लावर, आर दोज दैट फ्लावर और इन विच फ्लावरिंग इज एक्सिलरेटेड बाय डेज विच आर शॉर्टर देन ए क्रिटिकल डे लेंथ। शॉर्टर होगा क्रिटिकल डे लेंथ से, तो उसको क्या बोल, क्रिटिकल डे लेंथ से तो शॉर्टर डे प्लांट्स हो जाएगा। और लॉन्ग डे प्लांट्स आर प्लांट that flower or which flowering is accelerated when the daily light period exceed to a critical daylight, यानी कि डेली लाइट से एक्सीड कर जाएगा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है लॉन्ग डे हो जाएगा। और जो बेसिकली शॉर्टर रहेगा वो शॉर्ट डे प्लांट हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरह का क्वेश्चन आया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द प्लांट विच डेवलप नॉर्मल ओनली व्हेन द फोटो पीरियड इज लेस देन ए क्रिटिकल इज कॉल्ड, लेस देन ए क्रिटिकल है तो शॉर्ट डे प्लांट हो गया, ठीक है ना, यही था। और मोर देन हो जाता तो लॉन्ग डे हो जाता, बस यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, जब टर्म पता हो तभी सिंपल होता है। लेक्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की बात करते हैं ना,
जब हम इकोसिस्टम वाला चैप्टर करते हैं तो कई तरह के इकोसिस्टम हम बात करते हैं, जिसमें मैन मेड इकोसिस्टम जैसे क्रॉपलैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया। फिर हम बात करते हैं बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल को हम टेरेस्ट्रियल और वाटर में या एक्वस में डिवाइड करते हैं। फिर एक्वस में हम मैराइन और फ्रेश वाटर पढ़ते हैं। फिर फ्रेश वाटर को हम अलग अलग करते हैं, लैंटिक की बात करते हैं, लोटिक की बात करते हैं, वेटलैंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लेक की बात कर रहा है, और लेक में बेसिकली वाटर क्या होता है, स्लो मूविंग या स्टिल वाटर हो गया, तो वो क्या हो गया, लैंटिक। और लोटिक में जहां पे रिवर वगैरह मूविंग में होता है वो हो गया। तो ये किसका एक अच्छा एग्जांपल है, लैंटिक वाटर बॉडी का। तो राइट आंसर इसका सेकंड आ गया। इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूं। The three basic kind of freshwater ecosystem exist. This is lentic, slow moving और still water like pools, lakes और pond. तो हमें लेक्स के पूछा था, तो ये एग्जांपल ये आ गया लेंटिक का। लोटिक में जो फास्ट मूविंग वाटर होगा जैसे स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, और वेटलैंड तो आपको पता ही है जो बेसिकली सैचुरेटेड जो पानी से रहता है, वाटर से, वो लैंड होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी इन फोटोसिंथेसिस। बेसिकली हम जब स्पेक्ट्रल सिस्टम की बात करते हैं तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां होगी फोटोसिंथेसिस की। अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो विजिबल जो रीजन होता है उसमें होता है, और विजिबल रीजन हमारे पास है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, ये है। और ये मिली माइक्रो में दिया है तो एक ही बात है, नैनोमीटर वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आप देखोगे ना तो ऑप्शन नहीं है। विजिबल रेंज में होता है, विजिबल हमारे पास 400 टू 700 नैनोमीटर हो गया, और इसी में बेस्ट एफिशिएंसी होती है। फिर अगर हम कलर्स में जाते हैं बेसिकली, क्योंकि विजिबल में हम बात करते हैं, विबग्योर की बात करते हैं, है ना, वॉयलेट से लेकर रेड तक जाते हैं। लेकिन अगर इन कलर्स में भी देखें ना, तो कलर से अगर जाए तो ब्लू से रेड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस कलर में है, तो रेड में सबसे ज्यादा है। किसमें, रेड कलर में सबसे ज्यादा है। और रेड की अगर हम रेंज देखें तो बेसिकली अपर वाली हम ये ले सकते हैं, ये वाला जो जाएगा, क्योंकि 720-25 तक बात कर लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बिल्कुल जा सकता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। बेसिकली ऑप्टिमल जो फोटोसिंथेटिकली होता है, बेसिकली एक्टिव रेडिएशन इज बैंड फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर, जो हमने बात की विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, which encompass the visible light spectrum. Visible light is the only band of light on the spectrum to be considered photosynthetically active. अगर बैंड पूछे तो इससे एक्टिव रहेगा, लेकिन विजिबल लाइट का अगर हम बेसिकली स्पेक्ट्रम बात करें, विबग्योर की बात करते हैं, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो बेसिकली देखो वेवलेंथ बढ़ रही है, और ये देखो लगभग 740 तक आ जाती है रेड की, और रेड में बेसिकली सबसे ज्यादा होता है। लिखा भी हुआ है नोट मैंने, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड लाइट. This was proved by the Emerson enhancement effect that states that there is an increase in the rate of photosynthesis when the chloroplast is exposed to a light of wavelength 680 nanometer to and 700 nanometer. रेड में सबसे ज्यादा होता है, तो इसके क्लोजेस्ट अगर ऑप्शन देखते हैं हम तो यही जाता है, तो ये राइट ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। बड़ा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कोई 400 टू 700 सोचेगा कि विजिबल में, लेकिन उसमें भी कलर में पूछ लिया, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया। एज एंड एरिया थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये तो अगर आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नाम याद है कि ये थ्योरी किसने दिया है तो याद रहेगा, विल्स ने ये थ्योरी दिया है। बेसिकली ये थ्योरी क्या है, एज एंड एरिया थ्योरी की बात करें तो एज एंड एरिया स्टडी इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्या है, स्टडी इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डॉक्टर जेसी विल्स, है ना, ये आपको याद रखना था। और इसमें आपको एक आगे क्वेश्चन है, उसका भी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, एंडेमिक स्पीसीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन जियोग्राफिकल रीजन, मतलब इसी जगह मिलते हैं वो एंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिज्म बोला जाता है ना, कि इसी जगह मिलते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल रीजन आर, है ना, तो वो क्या है, एंडेमिज्म की इसी जगह है ये, और कहीं पे नहीं है। बेसिकली जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट है वो वहीं पे है, या कुछ भी हम बात करते हैं कि ये यहीं पे मिलता है, तो वो उसका एंडेमिज्म होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज डेवलप्ड बाय, जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट है वो किसने डेवलप किया, तो ये एल्टन है, ये तो चार्ल्स एल्टन है, कोई इशू ही नहीं है, ये तो आपको नाम याद रखना है। और इकोलॉजिकल पिरामिड काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैंने यहाँ पे
ये तो याद ही रख लेना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ज्यादा नहीं लिखा है। बेसिकली हमने 20 क्वेश्चंस कर लिया है। आप जितना इंटरेक्शन करेंगे, जितना आपको ठीक लगेगा, तो हम सारे को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आऊंगा, ऐसा नहीं कि बस आंसर बता दिए और उससे कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चित्त शांत रखें, बी काम, रिलैक्स रहें, और फिर इनका फर्दर आपके डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं। तो आगे भी हम इसको धीरे धीरे और सारे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो कैसा लगा आपको सेशन, सबको बताना है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 11 AM to 4:30 PM वर्किंग डेज में। हमने JKPSC इन्वायरमेंट साइंस जो आपकी वैकेंसीज हैं, इसके लिए बैच ओपन किया हुआ है, लाइव सेशन हो रहे हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता तो वो रिकॉर्डेड भी क्लासेस देख सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप फिर बताना मुझे कि सेशन आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ बातें सीखी कि नहीं सीखी, सारी चीज आप मुझे बताओगे तभी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट हम पूरा पेपर इसी तरह सोल्व करेंगे, तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। डिपेंड्स ऑन योर इंटरेक्शन। तो बी काम, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।